नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री जैकब ल्यू ने कहा है, बजट आंकड़ों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं का अभिव्यक्ति भी है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, जिसमें 1 घंटा 50 मिनट में उन्हें पेश करने में लगा। ये बजट डिजिटल था और हम आपको यही बता दें कि 2021 में भी जो जनगणना होगी वो भी डिजिटल ही होगी, यानी कि हमारा पूरा इंडिया अब डिजिटल की तरफ ही बढ़ रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में आयकर दाताओं को बचत के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी, जिससे उनके सामने 2 कर स्लैब में बेहतर चुनने की चुनौती बरकरार है। बजट 2020 में सरकार ने कर स्लैब में कटौती तो की थी, लेकिन पुराने स्लैब को भी बनाए रखा था। दोनों दरों को चुनने में असमंजस इसलिए होता है क्योंकि कम दरों वाला स्लैब चुनने वाले करदाताओं के लिए सभी तरह की टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। वहीं रियायतों का लाभ लेने वाले करदाताओं को बड़ी दर वाला स्लैब चुनना अनिवार्य बना दिया है। क्लियर टैक्स संस्थापक अर्चित गुप्ता जी ने बताया कि सरकार ने वैसे तो नए और पुराने टैक्स स्लैब को बिल्कुल नहीं छेड़ा और न ही कोई रियायत दी है। बावजूद इसके चालू वित्त वर्ष के लिए करदाता LTA के रूप में 36,000 रुपये तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। इसके लिए 12% से ज़्यादा GST वाले सामानों पर ही LTA वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि छूट अगले वित्त वर्ष तक के लिए जारी रहेगा या नहीं। 2020-21 बजट में किफ़ायती मकानों के कर्ज के ब्याज पर 1.5 लाख की कर छूट का दायरा 1 साल बढ़ा दिया गया है। लेकिन विनिवेश की राह में 2 सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहला, ट्रेड यूनियन का देशव्यापी तगड़ा विरोध और दूसरा, पूंजी संकट से जूझ रहे बैंक को विनिवेश से पहले पटरी पर लाना। वित्त मंत्री ने कहा, रणनीति रूप से अहम माने जाने वाले 4 क्षेत्रों को छोड़कर सभी इकाइयों का निजीकरण किया जाएगा। रुपये जुटाने के लिए वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। इनमें IDBI के साथ 2 बैंक और सामान्य बीमा कंपनी शामिल हैं। नए वित्त वर्ष में BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री पूरी हो जाएगी। बजट के हिसाब से क्या चीज़ें महंगी हुई, क्या चीज़ें सस्ती हुई, बजट के 6 स्तंभ, बजट विशेष पेज, आयकर दाता व्यवसायी, उपभोक्ता को क्या मिला, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। इस बार बजट वाले दिन शेयर मार्केट की मेहरबानी रही। 2314 अंक उछलकर 48,600 के पार पहुंचा सेंसेक्स। 27 साल में सेंसेक्स की ये सबसे बड़ी उछाल है। पिछली बार बजट वाले दिन 900 अंक गिरा था सेंसेक्स। कई PSU को सरकार बीमार और घाटे का मानते हुए चलाने के लिए निजी हाथों में सौंपने की नीति पर कार्य कर रही है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना सभी राज्यों में अनिवार्य कर दिया गया है। 2.27 लाख करोड़ रुपए बंगाल, तमिलनाडु, केरल और आसाम के लिए। नई नीति 20 साल पुराने निजी और 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे। नई नीति के अनुसार इससे ऑटो क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, नई गाड़ियों की मांग बढ़ेगी, यानी कि ऑटो कंपनियों का फायदा और मध्यम वर्गीय परिवारों का जेब ढीला। बाजार विशेषज्ञ जो होते हैं उनका मानना है कि निजीकरण के लिए सरकार की पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पे नज़र है। सिर्फ इन दोनों बैंकों में हिस्सेदारी घटा सकती है सरकार। छोटे बैंकों के विलय के बाद इन बैंकों की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हो गई है। बैंक ऑफ
बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ। वहीं पीएनबी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी ने अपने में मिला लिया। इस तरह महज 2 बैंकों का निजीकरण कर सरकार 6 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाने में कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये दोनों बैंक भी सरकार के रडार पर हैं। आईडीबीआई का एलआईसी के विलय भी 2021-22 में पूरा होने का अनुमान है। बैंकिंग क्षेत्र क्यों बना सिरदर्द? इसका रीजन 2.5 लाख करोड़ की पूंजी सरकार बैंकों में डाल चुकी है 5 साल में। 1.6 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं इन बैंकों के इसी दौरान। 90% तक हिस्सेदारी पहुंच गई सरकार की बैंकों में, 60 से 70 से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी बैंकों को 2 वर्षों में। 5 लाख से नीचे कर योग्य आय पर टैक्स शून्य हो जाएगा। सरकार ने बुनियादी विकास, रक्षा, शिक्षा, रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राशि देने के लिए 12 लाख करोड़ की कर्ज की योजना बनाई है। साथ ही विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ जुटाएगी। शुल्क कटौती की घोषणा से सोना लुढ़का, चांदी 3097 रुपये सस्ती। विनिवेश पर गंभीरता से आगे बढ़ रही सरकार ने साफ कर दिया है कि एलआईसी का आईपीओ अक्टूबर के बाद लाया जाएगा। इससे पहले एयर इंडिया और बीपीसीएल का विनिवेश सितंबर तक पूरा कर लेंगे। अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही तक एयर इंडिया और तेल कंपनी बीपीसीएल का विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा। बीपीसीएल के लिए रुचि पत्र मिल चुके हैं और एयर इंडिया के लिए 13 फरवरी तक मिलने की उम्मीद है। फाइनेंस बिल में एलआईसी और आईडीबीआई बैंक के स्वामित्व के कानून में बदलाव का प्रस्ताव किया है, जिस पर अक्टूबर तक काम पूरा हो जाएगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में इन्विट और रोड्स यानी निवेश ट्रस्ट के जरिए पैसे लगाने वालों को भी टैक्स में छूट दी गई है। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन बिल्डरों का कहना है कि ये होम लोन पर्याप्त नहीं है। जितना छूट मिला है ये पर्याप्त नहीं है। वेतन भोगियों को झटका, आयकर स्लैब जस का तस। बीमा कंपनियों में अब 74% विदेशी निवेश। विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़। कृषि का बजट 1,48,301 करोड़। कर्ज का लक्ष्य 10% बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया। ई नाम से 1000 मंडियां और जुड़ेंगी। रक्षा बजट 4,78,195 करोड़। एमएसएमई 15,700 करोड़। रेल बजट 1.1 लाख करोड़। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान। 2023 तक सभी बड़े रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण। सड़क परिवहन 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के वृद्धि के लिए 1,08,000 करोड़ से यानी 18,000 करोड़ से एक नई योजना लॉन्च होगी। 1,41,678 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 21-22 में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा में 93,224 करोड़ खर्च होंगे। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य आवासीय स्कूल, 100 सैनिक स्कूल एनजीओ व निजी भागीदारी से खुलेंगे। जल जीवन मिशन बजट में सर्वाधिक बढ़ोतरी इसी में हुआ है। बीते साल 11,000 करोड़, इस साल 50,011 करोड़। आगे बता दें हम आपको दोस्तों कि मतलब ये जो महंगाई और बढ़ते खर्च से जूझ रहे वेतन भोगियों को बजट ने काफ़ी निराश किया है।
आर्थिक सर्वे में सरकार ने भी माना है कि खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों में अप्रैल दिसंबर तक 9.1% की औसत वृद्धि हुई। साथ ही महामारी से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का खर्च भी बढ़ा। बचत योजनाओं का दायरा बढ़ाकर छूट की बात जो रहे वेतनभोगी को बड़ा झटका तब लगा जब सरकार ने पीएफ यूलिप जैसी पुरानी योजनाओं में भी सेंध लगा दी। इसमें ज़्यादा निवेश पर अब टैक्स देना होगा। सरकारी आंकड़ों से देखा जाए तो जिस खाद्य उत्पाद की कीमत महामारी से पहले 100 रुपये थी वह बढ़कर 109.10 रुपये हो गई है। कोविड-19 के दौर में कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया, जिसका सीधा बोझ कर्मचारियों पर पड़ा। उसका बिजली पानी का खर्च तो बढ़ा ही, उससे कंप्यूटर, इंटरनेट व अन्य उपकरणों पर भी ज़्यादा खर्च करना पड़ा, जो कि औसतन 50,000 रुपये हो सकता है। मास्क, सैनिटाइजर पर भी औसतन 6,000 का खर्च बढ़ता है, तो हर नौकरी पेशा पर अतिरिक्त बोझ करीब 85,000 रुपये हो जाएगा। हालांकि परिवहन पर 10,000 का बचत होगा। स्वतंत्रता के 75वें साल में अति वरिष्ठ नागरिकों यानी कि 75 साल से ज़्यादा उम्र को बड़ी राहत मिली है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को केवल पेंशन व ब्याज से आय होती है उन्हें आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। ब्याज या पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक ही खाते से आवश्यक कटौती कर लेंगे। तो लाभ क्या हुआ, राहत क्या मिली, ये नहीं पता चल पाया। हालांकि जिन वरिष्ठ नागरिकों को मकान किराए या शेयर बाजार यानी कि वो बिजनेस में हैं और उन्हें आय होती है तो उन्हें रिटर्न भरना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने भविष्य निधि पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगा दिया है। इसका सीधा असर उच्च आय वर्ग पर होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2021 के बाद जमा होने वाले अंशदान पर लागू होगा। इस नियम से पीएफ में ऐच्छिक तौर पर निवेश बढ़ाने वाले नौकरी पेशा पर भी मार पड़ेगी। 8.50% है पीएफ पर ब्याज। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल, डीजल, सोने और कुछ आयात होने वाले कृषि उत्पादों पर कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर AIDC लगाया गया है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि इन बात का ख्याल रखा गया है कि आम जनता पर इसका भार नहीं पड़े, इसलिए ज़्यादातर वस्तुओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी कटौती की गई है। उपकर 2 फरवरी 2021 से लागू होगा। उपकर से 30,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य। उत्पाद और उपकर सोने, चांदी व स्कीट का 2.5%, अल्कोहलिक पेय पदार्थ 100%, कच्चा पाम तेल 70.5%, कच्चा सोयाबीन सूरजमुखी तेल 20%, सेब 35%, कोयला, इग्नाइट एवं पीट 1.5%, उर्वरक 5%, मटर 40%, काबुली चना 30%, मसूर 20%, कपास 5%, चना दाल 50%। बजट में आयकर विवादों की अपील के लिए अवैतनिक न्यायाधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था के तहत सभी संवाद डिजिटल तरीके से होंगे। अगर किसी मामले में करदाता की उपस्थिति की जरूरत होगी तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकेगा। 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर विवाद अब तक निपटाए गए। बिजली विभाग में देखिए, ऊर्जा में तो नागरिकों को एक से अधिक बिजली कंपनियों की सेवा चुनने का विकल्प मिलेगा। और जो ऑटो कबाड़ नीति है उसमें सरकार ने 20 साल से अधिक पुराने निजी और 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य फिटनेस टेस्ट में पास न होने पर कबाड़ घोषित करने की बात कही है। पुराने बकायादारों से वसूली के लिए सरकार ने NCLT के ढांचे में छोटे व मझोले उद्योगों के सुधार की घोषणा की है। इससे मुकदमों का समाधान तेजी से होगा। मंदी से जूझ रही कंपनियों को भी राहत मिलेगी। 1 करोड़ और लोगों को उज्ज्वल योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 49 से बढ़ाकर 74% तक करते हुए साफ किया है कि इन कंपनियों का भारत में कारोबार व प्रमुख प्रबंधन भारतीयों के हाथ में रहना चाहिए। सरकार के वित्त विकास संस्थान बनाने की घोषणा की है। इसका प्रबंधन पेशेवरों के हाथ में होगा। कानूनी प्रावधानों से यह संचालित होंगे और 27,000 करोड़ रुपए की पूंजी भी मुहैया कराई जाएगी।
इस बजट में टैक्स असेसमेंट के केस को दोबारा खोले जाने की अवधि को 6 साल से घटाकर 3 साल करने का भी ऐलान किया गया है। इससे बड़ा फायदा यह होगा कि करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रहना होगा और उनका शोषण नहीं कर सकेंगे। 50 लाख रुपए से अधिक का आय को छिपाने के गंभीर पर अपराधों को 10 साल बाद फिर से खोला जा सकता है। डॉक्टर शरद कोहली, जो कि केसीसी समूह के संस्थापक हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, उनकी राय में सरकार ने बजट में करदाताओं को भले ही सीधे तौर पर कोई राहत नहीं दी है, लेकिन कोविड-19 महामारी के दबाव में नया कर भी नहीं वसूला। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बजट में कोविड सेस वसूला जा सकता है, कि 2020 में राहत के तौर पर पहले ही 29 लाख करोड़ की घोषणाएं हो चुकी हैं। इससे एक तरफ तो सरकार पर खर्च और कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर राजस्व वसूली में बड़ी गिरावट भी आई। इन परिस्थितियों को देखा जाए तो नया कर या सेस नहीं वसूला जाना ही करदाताओं के लिए किसी राहत से कम नहीं है। कमियां तो सभी बजट में होती हैं। मानते हैं कमियां सभी बजट में होती हैं दोस्तों। निसंदेह हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के सामने चुनौतियों के बजट को लेकर बहुत बड़ी चुनौती थी। मोदी सरकार के दूसरे सत्र का ये तीसरा बजट, जो कि डिजिटल था, बेहद असाधारण परिस्थितियों में आया है। देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई थी, तभी कोरोना महामारी आ गई, लॉकडाउन लग गया, कामकाज ठप, सरकारी खर्चा बढ़ गया, जीडीपी की रफ्तार शून्य से भी नीचे है और सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट है। देश की उत्तरी सीमा पर चीन आकर बैठ गया है। शुरुआत लद्दाख से की कोशिश कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करे। इस खतरे किसी विशेष रणनीति या सैनिक रणनीति से नहीं टाला जा सकता। इस खतरे को, इसके लिए संसाधन भी चाहिए और सरकार के पास पैसे नहीं है। किसानों को दिल्ली सीमा पर आंदोलन करते हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। सरकार पर प्रेशर था, वो न केवल बजट के दिन किसी अनहोनी को टाले, बल्कि किसान नीतियों के हितैषी पक्ष में कुछ ऐलान भी करे। 2021 में पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, असम, तमिलनाडु, इन 5 राज्य में चुनाव है और बजट में चुनाव को भी मद्देनजर रखना था। अगर हम परिस्थितियों पर नज़र डालें तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, लेकिन सरकार ने इससे निपटने की जो रणनीति बनाई है वह सिर्फ वर्तमान को ध्यान में रखा है। उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को ही नष्ट कर दिया। देश के सारे पीएसयू का निजीकरण, इससे देशी विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ जाएगा। हमने ये अभी कुछ दिन पहले एक अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनका एक लेख पढ़ा था। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमारे सरकार को जो कर्ज ले रहे हैं उसको सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए, लेकिन इस बजट से ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा कि वो उसे सही तरीके से ला रहे हैं, बल्कि वो तो सब चीज़ें बेच रहे हैं। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बचा हुआ है, वो भी हमारे किसान भाइयों की वजह से, जो कि वहाँ 2 महीने से बैठे हैं, नहीं तो उसका भी निजीकरण हो गया होता। और रही बात वो वहाँ बैठे हैं तो इससे भी हमारे आय में मतलब प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसका कारण भी सरकार ही है। कोरोना काल में ऐसा कोई भी कानून लाने का उन्हें कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी वो लेके आए। उसके बावजूद वो ना तो बात कर रहे हैं ठीक से और ना ही उसका कोई निर्णय हो रहा है। किसान धरने पे बैठे हैं, वापस जा नहीं रहे हैं। इससे और भी ज़्यादा देश में मतलब मंदी का दौर का संभावना है, क्योंकि कर्मचारी भी एक दिन 25 करोड़ कर्मचारियों ने छुट्टी करी थी। बैंकों में कोई काम नहीं हुआ था, काम नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। सरकार जो मतलब बयान देती है वो कानून, लेकिन रणनीति जो बनाती है, कहती है कि वो कानून या रणनीति बनाती है वो भविष्य को ध्यान में रखकर, लेकिन अगर गौर किया जाए तो वह काम इसके बिल्कुल विपरीत करती है। वो केवल वर्तमान परिस्थितियों को देखती है। किसान आंदोलन सरकार के अकुशलता का ही परिणाम है, क्योंकि उस समय इस बजट की कोई ज़रूरत, इस कानून की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। सारे पीएसयू जब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे तो इसमें पिसेगा कौन? मध्यम वर्गीय परिवार।
परिस्थितियां विषम हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। सारे पीएसयू का निजीकरण करने का सरकार का कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए तो हम भविष्य में उनसे वो ले तो लेंगे नहीं। तो इससे उन्होंने भविष्य के संभावनाओं को भी खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर ये बजट अपर क्लास लोगों के लिए फायदे में है बस, और सरकार ने जितना ऐलान किया है उतना पूरा कर पाएगी, इसमें भी संशय है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बजट के बारे में बताया। हम अपने अगले वीडियो में इस बजट को लेकर विभिन्न विशेषज्ञों के क्या राय हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।